नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने अध्याय 1 संसाधन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि हमको प्रकृति से बहुत प्रकार के संसाधन प्राप्त हुए हैं और उन संसाधनों के आधार पर या उन संसाधनों का उपयोग करके हम हमारे जीवन को अच्छी तरह से जीते हैं। उन संसाधनों का उपयोग करके हम हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। प्रकृति ने हमको जो विभिन्न प्रकार के संसाधन दिए हैं, उनमें से वह संसाधन जो सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे पृथ्वी द्वारा दिए गए सारे संसाधन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो संसाधन जो जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे। उनमें से पहला है भूमि। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का जो धरातलीय भाग है वह भूमि कहलाता है और वह जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। दूसरा है मृदा। भूमि पर जो छोटे छोटे कण मिलकर के भूमि का जो भूपृष्ठ बनता है, उसे हम मृदा कहते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों का प्राप्त होना वो मृदा से प्राप्त होती है। वो व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तीसरा है जल। जल की उपलब्धता या जल का असमान वितरण या जल का वितरण वह जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। साथ में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। वन्य जीवन का मतलब वनों में जो जीवन है, विभिन्न प्रकार के प्राणी, जीव, जंतु, वे सब हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, उनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। तो 5 महत्वपूर्ण संसाधन, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, इनके विषय में पढ़ने से पहले हम पृथ्वी पर निवास करने वाले अलग अलग क्षेत्र में जो लोग हैं, ये चीजें उनके जीवन को कैसे प्रभावित करती है, ये संसाधन उनके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके 2 उदाहरण देखेंगे। हम 2 लोगों के बारे में, एक पीटर और एक मांबा, उनके जीवन के बारे में उदाहरण से समझते हैं। मांबा नाम की एक लड़की तंजानिया, अफ्रीका के क्षेत्र में रहती है। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। वह सवेरे जल्दी उठती है। उठ करके उसको बहुत दूरी पर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। पानी लेकर के जब वो वापस आती है तो उसको अपनी माँ के साथ घर पर कुछ कामों में उसका हाथ बटाना पड़ता है। फिर वह बकरियों को चराने में सहायता करती है। मांबा का जो जीवन है या मांबा के पूरे परिवार का जो जीवन है, वो तंजानिया के जिस क्षेत्र में रहती है, जहाँ उसकी झोपड़ी है, उसके आसपास के क्षेत्र में ही, उस झोपड़ी के आसपास में एक चट्टान पर छोटा सा एक समतल खेत जैसा है। वहाँ पर वो मक्का और सेम, ये 2 फसलें बो करके उनका उत्पादन करके ही उनका जीवन चलता है। बमुश्किल वो इतना ही उत्पादन कर पाते हैं, पूरा परिवार मेहनत करके, कि मुश्किल से साल भर का उनका जीवन जो है वो चल सकें। ठीक इसके उल्टे पीटर नाम का एक लड़का न्यूजीलैंड के एक पर्वतीय क्षेत्र में रहता है और पीटर पढ़ने जाता है। विद्यालय से आने के बाद या विद्यालय आते जाते समय वो अपने चाचा को अपने आसपास भेड़ों को चराते हुए देखता है। उसके घर के पास में ही एक बहुत बड़ा घास का मैदान है जहाँ वो भेड़ें चरती है। उन भेड़ों से प्राप्त जो सामग्री है, उसका बहुत अच्छी तरह से उसका प्रक्रमण करने के लिए उनके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी है और उनका जीवन बहुत सुख से चलता है। अब जब हम पीटर और मांबा, इन दोनों के जीवन के बीच की तुलना करते हैं, तो दोनों भूमि पर रह रहे हैं, लेकिन दोनों
दो अलग अलग प्राकृतिक परिवेश में रह रहे हैं, दो अलग अलग भूमि के क्षेत्र पे रह रहे हैं, और वो क्षेत्र जो है वो उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है। हम भी देख सकते हैं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जीवन कैसा है। हम कई बार भ्रमण पर जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, वहां का जीवन कैसा है। हम कई बार जंगली क्षेत्र में जाते हैं, जहां वन है, जंगल है, तो वहां का जीवन कैसा है। हम राजस्थान में रहते हैं तो हमने यहाँ के मरुस्थल के बारे में पढ़ा है, देखा है, तो वहां रहने वाले लोगों का जीवन कैसा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां की भूमि जो है वह वहां रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। तो हमें भी अपने आसपास के परिवेश में हमारे यहाँ जो विशेषताएं हैं भूमि की, उनको एक कॉपी में अपने लिख करके वो हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, यह हमको लिखना है। यह आज की अपनी गतिविधि होगी। विभिन्न स्थानों पर जीवन की विभिन्नता के जो प्रमुख कारण हैं, जीवन की जो यह विभिन्नता है उसके प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहले मृदा यानी मिट्टी, यह भी जीवन की विभिन्नता का प्रमुख कारण है, क्योंकि सब जगह मिट्टी अलग अलग है। किसी जगह मिट्टी की प्रकृति अलग है, दूसरी जगह अलग है। किसी जगह रेतीली मिट्टी पाई जाती है, किसी जगह बलुई मिट्टी है, किसी जगह दोमट है, किसी जगह कचारी है। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी जो है वो वहां रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। जल, जल की उपलब्धता कितनी है, जल की गुणवत्ता कैसी है, जल मीठा है या खारा है या क्षारीय है, जल प्राप्त कैसे होता है, उन सब चीजों का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। फिर है प्राकृतिक वनस्पति, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, वहां किस किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहां किस प्रकार के फल और फूल पाए जाते हैं, उनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। फिर प्राणी जीवन, वहां का जिस प्रकार का वातावरण होगा ऐसे वहां प्राणी पाए जाएंगे। तो वह प्राणी जिनको हम पालते हैं, जिनको हम नहीं पालते, तो वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, उसका भी हमारे जीवन की विभिन्नता पर असर पड़ता है। और सबसे अंत में है प्रौद्योगिकी, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां हम हमारे जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन की विभिन्नता का। जीवन की विभिन्नता के बाद अब हम जिन 5 प्रमुख संसाधनों के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे, उनमें से पहला संसाधन है भूमि। स्पष्ट है कि पृथ्वी का धरातलीय भाग भूमि कहलाता है। हम सब जानते हैं कि पूरी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का 70% हिस्सा जो है वह जल से ढका हुआ है। 30% जो भूपृष्ठ है, वह जो हिस्सा है वह हम रहने के लिए उपयोग करते हैं। और जो 30% हिस्सा है वो सारा का सारा एक जैसा नहीं है। कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है, कहीं नदियां हैं, कहीं मैदान है, कहीं उच्छावस है, ऐसे अलग अलग क्षेत्र है। तो वो सारी की सारी चीजें जो है, या वो सारे के सारे जो भू आकृतियां हैं, वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और हमारे जीवन को प्रभावित करती है तो वहां हम जिस संख्या में रहते हैं, यानी वहां जो लोग रहते हैं, उनका वितरण अलग अलग है। हम देखते हैं कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो सघन बसे हुए हैं, कई देश ऐसे हैं जहां जनसंख्या बहुत विरल है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जनशून्य हैं, जहां लोग रहते ही नहीं हैं या बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं। जैसे हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो वहां लोग न के बराबर रहते हैं या जनशून्य प्रदेश है। साइबेरिया के जो ठंडे प्रदेश है वहां लोग नहीं रहते। ठीक इसका उल्टा यदि हम नदी घाटी क्षेत्रों में जाएंगे, मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे, तो वहां बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं। तो ये ऐसे कौन से कारण हैं जो भूमि पर लोगों के रहने को प्रभावित करते हैं, यानी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो पहला है भूमि, वहां की भूमि कैसी है, उबड़ खाबड़ है, समतल है, पहाड़ी है, पठारी है, कैसी है वह निर्भर करता है। दूसरा, वहां की जलवायु कैसी है, वहां की जलवायु शुष्क है, आर्द्र है, अर्ध शुष्क है, शीत है, शीतोष्ण है, उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। फिर वहां की जो भूमि है वह उबड़ खाबड़ है क्या, पर्वतों के तीव्र ढाल जहां है वहां लोग कम रहते हैं, जलाक्रांत संभावित जो निम्न क्षेत्र हैं जो वर्षा के मौसम में जल से भर जाते हैं वहां लोग कम रहते हैं,
मरुस्थल में लोग कम रहते हैं, एकदम सघन जो वन क्षेत्र है वहां भी लोग कम रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो क्षेत्र हैं जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, वहां जीवन जो है वह जीना कठोर है। कठोर जीवन जीने के कारण वहां रहने वाले लोगों की संख्या कम है। और जहां जीवन जीना सरल है, जहां आसानी से जीवन को जिया जा सकता है, जीवन के लिए जिन प्राथमिक चीजों की आवश्यकताएं हैं वो वहां सहजता से उपलब्ध हो जाती है, तो वहां का जीवन जो है वो सरल हो जाता है। विश्व में सघन बसे जो क्षेत्र हैं उनके दो प्रमुख कारण हैं, एक है उर्वर मैदान और दूसरा है नदी घाटी क्षेत्र। उर्वरक मैदानों में बड़ी मात्रा में जनसंख्या रहती है। हम यदि भारत के भी प्राकृतिक भूभागों के बारे में पढ़ते हैं तो भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है वह जनसंख्या की दृष्टि से ज्यादा सघन क्षेत्र है, वहां अधिक जनसंख्या निवास करती है। और उसका कारण है वह जो मैदानी भाग है वहां पानी की उपलब्धता है, नदियों द्वारा लाई गई उर्वरक मिट्टी है जिनके कारण उन मैदानों का निर्माण हुआ है। यातायात के जो संसाधन है, यातायात के जो साधन है, उन यातायात के साधनों का भी बहुत सरलता से वहां विकास हुआ है, इसलिए आवागमन सरल है। अच्छी मात्रा में मैदान है, बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध है, तो बड़ी मात्रा में वहां फसलें भी पैदा होती है। उद्योग धंधों को स्थापित करने में सरलता है, तो इस कारण से वहां बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं। ठीक इसका उल्टा यदि हम समुद्र तटीय क्षेत्रों में जाते हैं या द्वीपीय क्षेत्रों में जाते हैं या हम यदि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखते हैं तो वहां लोग कम रहते हैं, क्योंकि वहां जीवन जीने की जो दशाएं हैं उनमें और उर्वरक मैदानों में जीवन जीने की जो दशाएं हैं, इन दशाओं में बड़ा अंतर है। जहां मनुष्य आसानी से अपने जीवन को जी सकता है वहां वो रहना पसंद करता है, इसलिए उर्वरक जो मैदान है वहां बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं। ऐसे ही नदी घाटी क्षेत्र, वहां पर भी लोग आसानी से अपने जीवन को जीते हैं। उपजाऊ मिट्टी होती है, जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए वहां पर भी लोग आसानी से अपने जीवन को जीते हैं। कल हम इसके आगे भूमि का उपयोग और भूमि का संरक्षण और उसके बाद आगे मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, इनके विषय में पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा है इस विषय से संबंधित गृह कार्य में प्रश्न आपको इस वीडियो के साथ ही दिए जाएंगे, उनको आपको अपनी कॉपी में हल करना है। एक गतिविधि जो मैंने बताई है कि हमारे आसपास के क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं उनको लिख करके, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम भूमि के जिस भूभाग में रहते हैं उसको लिख करके वो विशेषताएं जो है, वो जो उस अपने यहाँ जिस भूमि की जो विशेषताएं हैं वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है उसको हमको लिखना है। आगे हम कल इस विषय में या इस पाठ को, अगला जो लेसन है उसमें हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।